लैब में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल का हमारा मेन गोल है जीवन की मूलभूत इकाइयों यानी सेल्स को क्लासिफाई करने का एक एकदम सॉलिड मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करना। एक मेंटर के तौर पर मैं आपको वो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मुख्य कोशिकीय विभाजन, फिर हमारा पहला कदम होगा प्रारंभिक कोशिका को समझना, दूसरा कदम उन्नत कोशिका को जानना। इसके बाद हम इन दोनों का सीधा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और आखिर में उन आम गलतियों पर बात करेंगे जिनसे हमें हर हाल में बचना है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, मुख्य कोशिकीय विभाजन। माइक्रोस्कोप के नीचे इन जेंटल संरचनाओं को देखने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक इस पूरे क्लासिफिकेशन का बेस है। बस ये याद रखिए, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव यानी बहुत ही प्रारंभिक या सरल संरचना, और यू का मतलब है ट्रू यानी सच्चा या पूरी तरह से विकसित उन्नत ढांचा। बस ये दो शब्द याद रखिए, आपका आधा काम तो यही हो गया। अब अगर हम इन दोनों सेल्स को एक साथ देखें तो इनकी बनावट का भारी अंतर एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ हमारे पास प्रिमिटिव सेल है जिसका अंदरूनी ढांचा बहुत ही बेसिक और साधारण है, और दूसरी तरफ है एडवांस सेल जो ढेर सारे जटिल अंगकों यानी ऑर्गेनल से भरी हुई है। किसी भी सेल को सही तरीके से पहचानने के लिए वैज्ञानिक एक बहुत ही स्ट्रिक्ट 3 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। आपको बस ये 3 चीजें चेक करनी है। पहला, क्या इसमें एक सच्चा नाभिक यानी ट्रू न्यूक्लियस है। दूसरा, क्या इसमें झिल्ली वाले यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। और तीसरा, इसका ओवरऑल साइज और बनावट कितनी जटिल है। चलिए अपने इस ट्यूटोरियल के पहले कदम की ओर बढ़ते हैं, प्रारंभिक कोशिका या प्रिमिटिव सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को जो बात सबसे अलग बनाती है वो है एक सच्चे नाभिक और झिल्ली वाले अंगों का पूरी तरह से ना होना। जी हां, बिल्कुल गायब। इसी वजह से इसका अंदरूनी लेआउट बहुत ही सिंपल और बेसिक होता है। अगर हम इसकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखें तो इन सेल्स में अक्सर एक प्रोटेक्टिव आउटर कैप्सूल होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी एक सेल वॉल होती है, मूवमेंट के लिए एक फ्लैजिला होता है और एक खास छोटे साइज का 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। और हां, इनका डीएनए किसी न्यूक्लियस में बंद नहीं होता बल्कि एक खास हिस्से में बस तैरता रहता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि असल दुनिया में ये दिखते कहां हैं, तो इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये सिंपल सिंगल सेल वाला डिजाइन इन जीवों के लिए एकदम परफेक्ट काम करता है। अब आते हैं अपने दूसरे कदम पर, उन्नत कोशिका यानी द एडवांस सेल। ये एडवांस्ड यूकैरियोटिक सेल असल में इवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी छलांग है। अगर हम अपनी लैब चेकलिस्ट यहां लगाएं तो ये सेल सारे बॉक्स टिक करती है। इसमें अपने डीएनए को सेफ रखने के लिए एक एकदम स्पष्ट सच्चा नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है, और साथ ही इसमें कई सारी झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। यहां जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो है इसके अंदर की मशीनरी। इस एडवांस्ड सेल के अंदर एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम और बड़े आकार के ATS राइबोसोम मौजूद हैं। मतलब ये किसी फुल फ्लेज्ड बहुत ही बिजी फैक्ट्री की तरह काम करती है। और यही वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जिस पर दुनिया के अनगिनत जीव टिके हैं, चाहे वो पौधों की कोशिकाएं हों, जानवरों की फंगी हों या प्रोटिस्टा। ये सब इसी एडवांस्ड यूकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे कदम की ओर, इन दोनों सेल्स का सीधा तुलनात्मक अध्ययन। जब हम इन दोनों सेल्स के साइज को कंपेयर करते हैं तो अंतर सच में चौंकाने वाला होता है। प्रिमिटिव सेल्स बहुत ही छोटी होती हैं, सिर्फ 1 से 10 माइक्रोमीटर तक, जबकि हमारी एडवांस सेल्स बहुत विशाल होती हैं, लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर तक। साइज का ये डिफरेंस इनके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। इनका जेनेटिक आर्किटेक्चर भी एक दूसरे से एकदम अलग है। प्रिमिटिव सेल्स में सर्कुलर डीएनए होता है जो न्यूक्लियोइड में ऐसे ही खुला पड़ा रहता है। इसके बिल्कुल उलट एडवांस सेल्स अपने लीनियर डीएनए को एक तिजोरी की तरह एक सच्चे नाभिक के अंदर लॉक करके सुरक्षित रखती हैं। अगर हम इनके बायोलॉजिकल प्रोसेस को देखें तो ये एकदम अलग रास्तों पर चलते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन। प्रोकैरियोट्स में सिंपल बाइनरी फिशन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस जैसी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। और तो और सेल वॉल की बनावट से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जीवन बनाने की क्षमता तक इन दोनों के बीच एक बहुत ही साफ लाइन खींची हुई है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर,
आम गलतियों से बचना। एक मेंटर के नाते मैं चाहता हूं कि आप ये गलतियां बिल्कुल ना करें। पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर नए स्टूडेंट्स कर बैठते हैं वो ये मान लेना है कि प्रिमिटिव सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो पक्का डीएनए भी नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। असलियत यह है कि इनमें डीएनए भरपूर होता है, बस वो किसी न्यूक्लियस के अंदर पैक होने के बजाय सेल के अंदर न्यूक्लियोइड में फ्री होकर तैरता रहता है। दूसरी आम गलती है ये सोचना कि सारे राइबोसोम एकदम सेम होते हैं। ऐसा नहीं है। एडवांस्ड सेल्स मेनली एटीएस राइबोसोम्स यूज करती हैं, लेकिन और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आज भी प्रिमिटिव 70S टाइप के राइबोसोम ही मिलते हैं। ये इवोल्यूशन का एक बहुत ही शानदार सबूत है। और तीसरी गलती, एडवांस्ड सेल सुनकर सिर्फ बड़े बड़े पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में सोचना। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूकैरियोट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें फंगी और सिंगल सेल वाले प्रोटिस्टा भी शामिल हैं, क्योंकि उन सब में भी एक सच्चा न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इस पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। सोचिए, एक सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स सेल तक के इस छोटे से माइक्रोस्कोपिक बदलाव ने आखिर कैसे हमारी धरती पर जीवन की इतनी विशाल और अद्भुत विविधता का रास्ता खोल दिया। ये सच में सोचने वाली बात है।